नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीमराज सुंडा जी की एक सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है। उस सीरीज में मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं। इसका आज मैं 12वां लेक्चर पढ़ाने वाला हूं और इस 12वें लेक्चर में रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछूंगा। आपको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, वीडियो को रोक देना है और उसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़िए, एनालाइज करिए, फिर आंसर दीजिए। फिर बाद में मेरी अप्रोच को देखिए और बताइए कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो कोई बात नहीं है, और अगर गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, वो मेरे एक्सप्लेनेशन से आप देख के सीखिए। तो मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ये भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि पेमेंट करने के बाद कैसे क्या करना होगा, किस तरीके से लेक्चर मिलेगा, किस तरीके से पीडीएफ मिलेगा, और बाकी जो भी इंटर रिलेटेड चीजें हैं इस कोर्स से, इसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मैचिंग का। यहाँ पर हमको दो चीज दी गई है। यहाँ पर एक तो दिया गया है हमारे पास पौधा है, ये हमारे तमाम मेडिसिनल प्लांट्स दिए गए हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि इस मेडिसिनल प्लांट के अंदर कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं और इसको मैच करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन अंत में सही जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अश्वगंधा। तो अश्वगंधा जो होता है इसका नाम होता है बिटानिया सोमेनिफेरा, इसका बोटेनिकल नेम जो होता है। और विटानिया सोमेनिफेरा से ही नाम पता चल जा रहा है कि इसके अंदर विथानिन पाया जाता है। समझ गए। अगला है इसका सर्पगंधा। सर्पगंधा जो होता है जिसको रोवोल्फिया सर्पेंटाइना बोलते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है रेस्पराइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेस्परिन। इसके अलावा हम बात करते हैं सफेद मूसली की। तो जो सफेद मूसली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइटम स्पीसीज जिसको कहा जाता है। और ये क्लोरोफाइटम स्पीसीज जो होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर सपोनिन नाम का एक रसायन पाया जाता है। ओपियम पापी जो होता है, ओपियम पॉपी, इसके अंदर मार्फिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। और केवल मार्फिन ही नहीं पाया जाता है, इसके अंदर मार्फिन के साथ साथ कोडाइन भी पाया जाता है। और कोडाइन के अलावा इसके अंदर नार्कोटीन भी पाया जाता है। तो ये यहाँ पर इसके तीन इसके रासायनिक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ओपियम पॉपी या अफीम। अफीम की सबसे ज्यादा अगर हम खेती की बात करें तो अफीम की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होता है? अफगानिस्तान में। समझ गए। आगे बढ़ते हैं तो इसको मैच कराते हैं। ए जो है ए सेकंड पे जा रहा है, ए सेकंड पे इसमें जा रहा है, ए सेकंड पे इस पे जा रहा है, बाकी हमारे ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब बी देखते हैं, सर्पगंधा जो है, सर्पगंधा हमारा बी जो है वो 4 पे जा रहा है। तो बी 4 पे इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है इसके अंदर सपोनिन पाया जाता है, बोले तो 1 पे जा रहा है, तो ये गलत हो गया। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ है, एक तो यहाँ पर अधिकथन कहा जाता है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया जाता है और इस स्टेटमेंट की वजह से पूछा जाता है कि कारण यहाँ पर क्या है। दोनों चीजों को ध्यान से एनालाइज करेंगे। बच्चे ज्यादा इसमें क्या कंफ्यूज होते हैं कि वो ये चीज तो बता देते हैं कि ये गलत है कि सही है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है कि नहीं एक्सप्लेन किया गया है। अगर रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो वो क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। ये जो सीरीज है, अगर आप ये सीरीज पूरा देखते रहोगे तो हर टाइप के यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, वन लाइनियर, किसी भी तरीके से ट्रू फॉल्स वाला, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन है डायरेक्ट जो पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन। इस तरीके के जितने भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में
उन सबको मैं ध्यान में रख के यहाँ पर क्वेश्चन बनाता हूँ। लेकिन हर लेक्चर में अगर चाहो आप कि हर तरीके के क्वेश्चन हो जाएँ तो ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपको वेरिएशन क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2,4-D इज़ यूज्ड एज़ अ फ्रूट सेटिंग हार्मोन एट कंसंट्रेशन लेस देन 20 ppm। ये जो 2,4-D है, 2,4-D एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि अगर 20 ppm से कम के सॉल्यूशन बना के इसको घोल का इस्तेमाल किया जाए, तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये फ्रूट सेटिंग हार्मोन का काम करता है, यानी कि फल सेटिंग करता है। हमारे पेड़ में जो है वो फल लगते हैं। समझ गए? काम क्या करना है कि हमको 2,4-डी क्या होता है? 2,4 डाइक्लोरोफिनास्टी फिनास्टिक एसिटिक एसिड। तो ये जो होता है, अगर इसका हमने सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन कितने का बनाया? 20 ppm से कम का बनाया, तो ये तो फ्रूट सेटिंग हार्मोन के जैसे काम करेगा। रीजन क्या कह रहा है? एट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 20 ppm, जब हम 20 ppm से ज्यादा का कंसंट्रेशन बना लेते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या करता है? तब ये 2,4-D जो है ये एक हर्बिसाइड का काम करने लगता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट दोनों बोले तो हमारा असर्शन भी सही है और हमारा जो रीजन है ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें सवाल आता है कि ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो आप पाओगे, अगर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर एक हार्मोन है 2,4-D। उस 2,4-D के दो कंडीशन दिए गए हैं। अगर 20 ppm से कम सॉल्यूशन में यूज करोगे तो वो फ्रूट सेटिंग हार्मोन के जैसा काम करेगा और 20 ppm से ज्यादा का सॉल्यूशन में यूज करोगे तो वो एक हर्बिसाइड के तरीके से काम करेगा। सीधा सीधा कि ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला, मान लो एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मेरे पास बाइक है और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 मिनट में 20 किलोमीटर पहुंच रहा हूँ। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मेरे पास जो बाइक है उसी की मदद से मैं पहुंच पा रहा हूँ। तो रीजन और असर्शन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, करेक्टली एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों चीजें करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं। क्यों? अब भाई बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जी करेक्टली एक्सप्लेन क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रेटर देन 20 ppm का सॉल्यूशन बना के अगर हम यूज करेंगे तो हर्बिसाइड का काम करेगा। तो आप बताओ कि ये जो हर्बिसाइड का काम कर रहा है, क्या इसी की वजह से ये हार्मोन का काम करता है? ऐसा तो है नहीं। ये तो सीधे-सीधे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, तो ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये सही हो जाएगा। अब बहुत बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, तो टेंशन नहीं लो। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ये समझते-समझते समझ में आएँगे। लेक्चर नंबर अभी 10 पे अभी 11-12 पे पहुँचे हो, 12 पे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप 50 क्वेश्चन तक पहुँचोगे, 50 लेक्चर तक, धीरे-धीरे आपको असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं, वो ढेर सारे क्वेश्चन जब आपके सामने आते जाएँगे, तो फिर डायरेक्टली आप समझते जाओगे कि कैसे ये सेट होता है, कैसे आता है। क्योंकि इस पे बहुत लोग कन्फ्यूज़ होके गलत करके आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ईयर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर आपको दिया गया है इंटरनेशनल ईयर, ढेर सारे इंटरनेशनल ईयर दिए गए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल जो ईयर हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एस्टेब्लिश करना है। बोले तो सबसे पुराने वाले को सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका नया, फिर नया, फिर नया, इस तरीके से हमको रखना है। तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो तमाम इंटरनेशनल ईयर हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी? मतलब कौन से ईयर को कौन-सा इंटरनेशनल ईयर माना जाता है? अगर हमें ये जानकारी होगी तभी हम कर पाएँगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर जो राइस है, राइस का जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस माना जाता है, ये कब माना जाता है? ये 2004 को माना जाता है। 2004 जो साल था, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस माना जाता है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं तो हमारा क्या है? पोटैटो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। ये जो हमारा स्टार्ट मतलब जो माना जाता है, कौन से साल को माना जाता है? सन 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो माना जाता है। इसके बाद फिर हमारा आता है क्या? 2009। 2009 में क्या आता है हमारा? फाइबर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर। और अंत में फिर हमारा क्या आता है? बायोडायवर्सिटी। और ये जो बायोडायवर्सिटी है, ये कब आता है? ये आता है हमारा सन 2010 में। तो अगर हम इसको मैच करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा स्टेटमेंट आएगा, तीसरे के बाद फिर हमारा दूसरा आएगा, दूसरे के बाद फिर हमारा चौथा आएगा, चौथे के बाद तीसरा आएगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले तीसरा आ रहा है, तो ये और ये सही हो गया। और सबसे लास्ट में हमारा क्या आ रहा है?
सबसे लास्ट में हमारा जो आ रहा है वो चौथे नंबर वाला आ रहा है। चौथे नंबर पे हमारा यहाँ पर है, ये है। तो लास्ट में देख लेते हैं 4 किस में है, तो हमने यही देख लिया और हमारा यही स्टेटमेंट सही हो गया। हमने बीच वाला मैच ही नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको देखा लास्ट में ऐसा ऐसा है और एक चेंज आ रहा है, तो हमने ऐसे मिला लिया। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपको केवल एक यही पता हो, ये वाला इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी, अगर केवल और केवल यही पता होगा तो भी आप लगा ले जाओगे। एक ये पता हो जाए और एक ये वाला पता हो जाए, बस केवल दो, एक राइस का पता हो जाए और एक बायोडायवर्सिटी ईयर का जो पता हो जाए, तो आप दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को लगा ले जाओगे। बाकी आप दोनों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए बीच वाले को भी चेंज कर देते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी करता है। आगे बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डिफिशियंसी इज इनकरेक्टली मैच विथ इट्स सिम्टम। ध्यान से समझना, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये जो इसेंशियल मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी में जब इनकी कमी होती है तो इस तरीके के तमाम रोग होते हैं, जैसे पैराकिरोटोसिस, इसके अलावा होता है फिर गोइटर, इसके अलावा होता है पैरेसिस, और इसके अलावा मोलिब्डेनोसिस होता है। तो ये ढेर सारे यहाँ पर हमारी बीमारियां होती हैं। ये सभी बीमारियां आदमियों के अंदर होती हैं और ये इसी सभी मिनरल्स की वजह से होती हैं। आपको बताना है कि इसमें से एक इनकरेक्टली मैच है। इसमें 3 तो हमारे सही हैं, सही से मैच कराए गए हैं। एक हमारा यहाँ पर गड़बड़ है, और वो गड़बड़ कौन-सा है, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, ये वाला गड़बड़ है। ये वाला गलत है, तो इसी वजह से ये सही हो जाएगा। अब ये गलत क्यों है? इसको देख लेते हैं। तो हमारा ये जो सेलेनियम है, सेलेनियम जो होता है, इसकी जो कमी होती है, तो इसकी कमी से, सेलेनियम की कमी से डेगनाला डिजीज होती है। क्या होता है? डेगनाला डिजीज। अब ये डेगनाला डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं, ये सभी चीजें मैंने अपना जो एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब पर जो पूरी सीरीज पढ़ाई है, वहां से आप देख के उसको सीख के पढ़ के समझ सकते हो। और यहाँ पर आपको सोल्यूशन केवल मिलेगा। यहाँ पर डेगनाला होता है, और डेगनाला के अलावा एक बीमारी और इसके अंदर होती है इसकी कमी से, और वो क्या होती है, इसके अंदर होती है अल्काली डिजीज होती है। तो ये दोनों किसकी वजह से होती है? ये सिलेनियम की वजह से होती है। और ये सिलेनियम क्या होता है, जब सिलेनियम की मात्रा ज्यादा होती है, कम की वजह से नहीं, सिलेनियम एक हानिकारक पदार्थ होता है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमको डेगनाला और अल्केली डिजीज देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो ये है, यानी कि ये इसके साथ हो गया, तो मोलिब्डेनोसिस किसकी वजह से होता है? तो मोलिब्डेनोसिस जो होता है, ये मोलिब्डेनम की एक्सेस की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में मोलिब्डेनम की कमी अधिकता हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मोलिब्डेनोसिस हो जाता है। समझ गए? बाकी यहाँ पर और ये जो तीनों चीजें मिलाई गई हैं, ये बिल्कुल हमारा करेक्टली मैच है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में स्टार्ट हुआ था। ये बात हमारी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, हमारा जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है, द द इनिशियल ऑब्जेक्टिव वाज टू इनहांस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस बाय 8, 10 एंड 2 मिलियन टन रिस्पेक्टिवली बाय द एंड ऑफ 11th प्लान। कहने का मतलब ये है कि जब इसको स्टार्ट किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को, तो इसको स्टार्ट करने का हमारे पास एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि 11वां जो 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा है, अब तो खैर आगे हम आ गए, तो 11वां जो 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसमें कहा गया था, एक लक्ष्य रखा गया था कि हमको क्या करना है, हमको राइस के प्रोडक्शन को 10 मिलियन टन और अधिक करना है, व्हीट को 8 मिलियन टन और अधिक करना है, और हमारे पास जो दाल है, दाल का उत्पादन 2 मिलियन टन हमको और बढ़ाना है, जिसकी वजह से हमारी जो जनसंख्या है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसको खाना उपलब्ध हो जाए। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा दूसरा स्टेटमेंट, करंटली इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। करंटली ये स्कीम हमारी चल ही नहीं रही है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा इस वजह से गलत है क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है, ये स्कीम अब नहीं चल रही है। इस स्कीम की जगह पे दूसरी स्कीम चल रही है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन था, इसका नाम बदलकर अब कौन सी स्कीम चल रही है, ये आपको बताना है।
यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड किस में आ रहा है बोले तो ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं मैच द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विथ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर दिया गया है ये सभी प्लांट ग्रोथ हार्मोन हैं जिनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हार्मोन जो है ये कौन कौन से काम करते हैं, इसको आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या है, माइलिक हाइड्राजाइड लिखा है। तो ये माइलिक हाइड्राजाइड जो होता है ये मार्केट में हमारा स्प्राउट स्टॉप के नाम से आता है, और ये ओनियन जब स्टोर हुई रहती है तो ओनियन का स्टोरेज के टाइम पर स्प्राउटिंग को रोकता है। जब हम प्याज का भंडारण करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्याज है ये भंडारित होते हुए भी क्या होता है धीरे धीरे उसमें स्प्राउट निकलने लगते हैं, उसमें हरा सा वो कल्ले निकलने लगते हैं। तो ये कल्ले ना निकले इसी वजह से ये हार्मोन होता है मैलिक हाइड्रोजाइड, इसी से ट्रीट कर दिया जाता है और ये मार्केट में आता है स्प्राउट स्टाफ से, जिससे स्प्राउट नहीं निकलता है। और जब हम स्टोर करके प्याज को रखते हैं तो उसमें अंकुरण नहीं होता है और लंबे समय तक हमारी प्याज सुरक्षित बनी रहती है। तो ए तो है दूसरे पे चला जाएगा। तीसरा है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये एक तरीके का एंटी जिब्रेलिन का काम करता है। अब एंटी जिब्रेलिन का क्या काम करता है आपको ये बताना है कि जिब्रेलिन क्या काम करता है। जब आप जिब्रेलिन समझ जाओगे क्या काम करता है, उसी का जस्ट अपोजिट काम करता है हमारा एब्सिसिक एसिड। अगला है एथिलीन। एथिलीन जो है ये क्या करता है, एथिलीन तो ये फलों को पकाने के काम में आता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। और फिर हमारा अंत में क्या आता है, अंत में आता है हमारा नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फ्रूट थिनिंग हार्मोन कहा जाता है। और ये इसके अलावा फ्रूट थिनिंग के अलावा भी ये क्या करता है, ये जो नेप्थलीन एसिटिक एसिड है ये एक काम और करता है। वो क्या करता है, ये करता है प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप। प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप मतलब जो हमारे फल गिर जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो कच्चे फल होते हैं ये पकने से पहले ही पेड़ से गिर जाते हैं, तो उसको रोकता है। जैसे आम जो होता है, आम के बाग में आप जाओगे तो कच्चे आम के पौधे बहुत ढेर सारे, अंबिया जो होती हैं वो ढेर सारे गिर जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए नेप्थलीन एसिडिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, एक तरीके का ये हार्मोन होता है। तो इसको जब मैंने मैच किया तो क्या मिल रहा है, ए जो है ये सेकंड पे जा रहा है, ए जो दूसरे पे जा रहा है, ए दूसरे पे जा रहा है, तो हमारा ये दोनों तो गलत हो गया। देख लेते हैं आगे। एब्सिसिक एसिड जो है यानी कि बी जो है फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट पे जा रहा है, इसमें भी बी फर्स्ट पे इसमें भी जा रहा है। सी देख लेते हैं, सी फोर्थ में जा रहा है, तो सी फोर्थ में जा रहा है बोले तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। भारत सरकार ने क्या किया है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी हमको दी रखी है। जो हम न्यूट्रिएंट अपने फसलों में डालते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, इस तरीके के जो हम ढेर सारे फर्टिलाइजर अपने फसलों में यूज करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर वो मौजूद नहीं होता है और हमको खेत में उपयोग करना होता है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, इस पे सब्सिडी देती है जिससे वो हमें सस्ते रेट में उपलब्ध हो जाए। अगर गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी ना दे तो फिर हाहाकार मच जाए, वैसे ही इतना महंगा लगता है, अगर बिना सब्सिडी के मिलने लगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करी जाएगी कि जो न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी थी वो स्टार्ट कब हुई थी। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप अपने ध्यान से पढ़ के समझा होगा बुक में कि ये हमारा जो स्टार्ट हुआ था ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ था। बोले तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट पर सब्सिडी मिलती है, हमारा जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है, फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर होते हैं, पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर, और इसके अलावा हमारे जो सल्फर वाले फर्टिलाइजर हैं। फिलहाल इन्हीं 3 फर्टिलाइजर पर हमको सब्सिडी देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, which among the following is not an essential fatty acid mentioned in the mnemonic ओला। ध्यान से समझो, जब मैंने आप लोगों को इसेंशियल फैटी एसिड पढ़ाया था तो इसेंशियल फैटी एसिड पढ़ाते समय मैंने बोला था कि इसको याद करने का एक तरीका है ओला। ओला एक एब्रिविएशन होता है, जैसे ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक लेनिक एसिड और आर्चिडोनिक एसिड जो होता है, ये इसी का क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। वर्ड का पहला पहला अक्षर लेके बना दिया जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इसेंशियल फैटी एसिड है, फिलहाल जो हमारे पास 4 होते हैं इसेंशियल फैटी एसिड, और यही फैटी एसिड होते हैं जो आगे चलकर फैट बनाते हैं, वसा का काम यही करते हैं। जैसे
अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, उसी तरीके से फैटी एसिड से फैट बनता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओला जो है, ये ओला में 4 हमारे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, वो कौन-कौन से हैं? जैसे ओ फॉर ओलिक एसिड, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। एल फॉर लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ये तो सही है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड बोल रहा है, तो ये तो हमारा हो जाएगा गलत। और ए फॉर आर्चिडोनिक एसिड, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये लैक्टिक एसिड गलत हो गया, तो यहाँ पर ये जो शब्द है एल, इसका मतलब फिर क्या होगा? लिनोलेइक तो हो ही गया, एक तो एल तो खत्म हो गया। इसके अलावा जो हमारा दूसरा बचता है, उसको लिनोलेइक नहीं कहते, उसको लिनोलेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिनोलेनिक कहते हैं। LINO, लिनो, LENIC, लिनोलेनिक। तो ये लिनोलेनिक जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक एसेंशियल फैटी एसिड ये होता है। समझ गए? तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड की जगह पर लिनोलेनिक हो जाएगा। एक लिनोलिक होता है और एक लिनोलेनिक होता है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द इम्पोर्टेंट डेट्स विथ देयर रिस्पेक्टिव डेट्स। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं और वो कब मनाए जाते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है। जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है, वो हमारा मनाया जाता है 21 मार्च को। समझ गए? अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 11 जुलाई को। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे हमारा मनाया जाता है 16 सितंबर को। और किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे एक समय पर, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। देख लेते हैं, ए जो है हमारा किस पे जा रहा है? ए थर्ड पे जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगला है क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कहाँ पर जा रहा है? ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे चौथे पे जा रहा है, तो बी जो है चौथे पे जा रहा है, ये कोई बात नहीं, ये सही हो गया। ओजोन डे की बात करते हैं, ओजोन डे सी जो है ये फर्स्ट पे जा रहा है, तो सी फर्स्ट पे इसमें जा रहा है और ये वाला हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कहा जा रहा है इथेफॉन इज ए लिक्विड फॉर्म ऑफ एथिलीन यूज फॉर राइपनिंग ऑफ बनाना। तो यहाँ पर जो इथेफॉन कहा जा रहा है, इथेफॉन इज ए लिक्विड, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि इथेफॉन जो होता है, ये इथेफॉन कैसे फॉर्म में आता है? इथेफॉन हमारा आता है गैसियस फॉर्म में। किसमें आता है? ये गैसियस फॉर्म में होता है, यानी कि ये गैस के रूप में होता है। समझ गए बात? और यहाँ पर जो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि लिक्विड बोल रहा था। हमारा ये है एथिल। एथिल इज ए गैसियस फॉर्म, तो यहाँ ये वाला गलत हो गया, क्योंकि एथिल जो है ये गैसियस फॉर्म में नहीं होता है। ये किसके फॉर्म में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बोले तो तरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अगर ये चीज केवल बदल दी गई होती, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं बदली गई, इसी वजह से ये दोनों के दोनों गलत हो गए। अब आप याद कैसे करोगे? याद करने का सीधा सीधा आपको तरीका है, एथ्रिल के लास्ट में एल आता है, तो एथ्रिल के लास्ट में एल आएगा और एल फॉर लिक्विड होता है। समझ गए? एल फॉर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इस वजह से आप इसको याद कर सकते हो कि एल फॉर लिक्विड बोले तो ये लिक्विड में होता है एथ्रिल। तो एथ्रिल जो होता है, ये शुगर केन को पकाने में काम में आता है। सॉरी, जो हमारा देख लेते हैं, हमारा ये जो है एथ्रिल जो है, एथ्रिल हमारे किसको पकाने में काम आता है? एथ्रिल जो है ये बनाना को पकाने में काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो बनाना होता है ये कच्चा आता है, तो कच्चे बनाना को बेचने से पहले क्या करते हैं, दुकान वाले जो होते हैं, ये मार्केट में कच्चा जाता है, फिर इसको एथ्रिल लगा के पका देते हैं। और जो इथेफॉन है, इथेफॉन क्या करता है? इसको यूज किया जाता है ऐसी चीज़ों को पकाने के लिए, जैसे हमारा शुगर केन है, इसको पकाने के लिए यूज़ करते हैं। और केवल शुगर केन को पकाने के लिए नहीं यूज़ करते, इसके साथ-साथ जो कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी के जो सीड होते हैं, इसको भी पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? तो केवल और केवल यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो गया था कि ये दोनों चीज़ें जो हुई थी, ये सफल हो गई थी, ये गैसियस और लिक्विड। और अगर ये सफल नहीं होती, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज सेकंड शिलाजीत। शिलाजीत क्या होता है? शिलाजीत हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के काम में आता है
और इसके अलावा जनन संबंधी जो हमारे पास रोग होते हैं, उसको सही करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है। इस तरीके की चीज़ें ये करता है शिलाजीत। अब शिलाजीत का एक सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर बात हो रही है सीधे-सीधे कि इसको शिलाजीत का सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं और इसके साथ ही ये डायबिटीज़ वाले जो रोगी होते हैं, बोले तो जिनको मधुमेह है, जिसको हम शुगर कहते हैं, अगर उसको ये बीमारी है तो उसमें भी काम में आता है। तो उसको सेकंड शिलाजीत भी कहते हैं और डायबिटीज़ को क्योर करने के भी काम में आता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद मूसली जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफाइटम स्पीशीज़ जो होता है, ये सेकंड शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद मूसली जो होता है, ये केवल डायबिटीज़ के काम में ही नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड शिलाजीत बोलते हैं, यानी कि ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो जनन से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं, उसको भी क्योर करने का, उसको भी सुधारने का काम करता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो 3 और बच रहे हैं, ये कौन-कौन सा काम करते हैं। तो हमारे पास जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा क्या है, हमारी ये जनरल मेडिसिन है। कैसी है? ये हमारी जनरल मेडिसिन होती है। अब जनरल मेडिसिन का मतलब जैसे खाँसी है, जुकाम है, हल्का-फुल्का बुखार है, तो इस तरीके से चीज़ों में ये इसको काम में लिया जाता है। अगला है सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है ये हाइपरटेंशन यानी कि ये ब्लड प्रेशर जो हाई रक्तचाप होता है ना, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का ये काम करता है। गुग्गुल जो होता है, गुग्गुल का हमारा काम होता है ओबेसिटी को कम करना। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो ये क्या करता है? ओबेसिटी को कम करता है। ओबेसिटी का क्या मतलब होता है? मोटापा को घटाने का ये काम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जब आदमी मोटा होता है तो उसकी बॉडी में जो फैट होता है, फैटी एसिड, वो सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में, हमारी धमनियों में क्या करने लगता है, चिपकने लगता है। धमनियों में हमारी जो नसें होती हैं उसमें चिपकने लगता है। तो ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी काम करता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इसको हमारी बॉडी से कम करने का काम ये करता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि कौन-कौन सा क्या-क्या काम करता है। गूगल जो है ये 2 काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लाइवस्टॉक एंड ह्यूमन। यहाँ पर ढेर सारे आपको मिनरल्स दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इनकी कमी या इनकी जो अधिकता होती है, तो कौन-कौन से बीमारियाँ या कौन-कौन सी समस्याएँ आदमियों और जानवरों में होती हैं। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको देखने को मिल रहा है सेलेनियम, और ये क्या कह रहा है, सेलेनियम का जो एक्सेस होता है, इसकी वजह से डेगनाला डिज़ीज़ होती है और इसके अलावा अल्काली डिज़ीज़ होती है। तो ये अल्काली और डेगनाले जिसको क्षार रोग कहते हैं, ये दोनों के दोनों डिज़ीज़ सेलेनियम की एक्सेस की वजह से होती हैं। इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी लेक्चर में, अभी थोड़ी देर पहले 2-4 क्वेश्चन पहले आया था ये क्वेश्चन, मैंने वहाँ पर समझाया भी था। अगला है कोबाल्ट डिफिशियंसी। तो जो कोबाल्ट की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है कॉस्ट नाम की डिज़ीज़। तो ये जो कॉस्ट डिज़ीज़ होती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्ज़ेलेट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब ऑक्ज़ेलेट हमारी किडनी के अंदर स्टोर होने लगते हैं, तो ये स्टोर होने के बाद फिर क्या बनते हैं? किडनी में पथरी बन जाती है। तो ये जो हमारी गुर्दे में पथरी होती है, किडनी स्टोन जिसको कहते हैं, ये क्यों होती है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्ज़ेलेट होते हैं, जो कि वहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। ये आपस में ये क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट बन जाता है और मैग्नीशियम ऑक्ज़ेलेट बन जाता है। फिर ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चिपकते रहते हैं, चिपकते-चिपकते वो बड़े से पत्थर बन जाते हैं। 1 एमएम, 2 एमएम, 5 एमएम, 12 एमएम तक ऐसे बढ़ता जाता है और जितना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा, उतना ही दिक्कत करता है। तो ये किडनी स्टोन का कारण बनता है। आगे बात करते हैं हू कॉइन्ड द टर्म विटामिन। विटामिन जो शब्द दिया था, ये 1912 में दिया गया था और इसको दिया किसने था, आपको ये बताना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको दिया था फंक ने। तो विटामिन जो शब्द है ये किसने दिया था? ये फंक ने दिया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर 3 लोग और तो ये 3 लोगों ने क्या-क्या किया था, इसको एक-एक करके देख लेते हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, डब्लू कोहने। तो डब्लू कोहने जो थे, इन्होंने शब्द दिया था एंजाइम। कौन-सा शब्द दिया था? इन्होंने एंजाइम शब्द दिया था और कब दिया था? ये शब्द दिया था 1898 में। कब दिया गया था ये शब्द?
ये 1898 में ये शब्द दिया गया था। अगला है एफ.डब्ल्यू. वेंट। तो ये एफ.डब्ल्यू. वेंट थे, इन्होंने हार्मोन जो ऑक्सिन होता है ना, ऑक्सिन एक तरीके का हार्मोन होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन का नाम इन्होंने दिया था, एंजाइम नाम दिया था, तो नाम की ही यहाँ पर बात हो रही है। रिचल कॉर्सन एक होते थे, रहल कॉर्सन इसको कहते हैं, रिचल कॉर्सन बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। क्या हुआ, बुक का क्या नाम था? साइलेंट स्प्रिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हुआ करती थी, जो कि हमारे किससे संबंधित है? इकोलॉजी से संबंधित होता है। समझ गए यहाँ पर इतनी चीजें? आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है पिक्का। पिक्का एक तरीके का डिफिशियंसी सिम्टम होता है, जो कि लैक ऑफ मिनरल की वजह से होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिक्का डिजीज इनमें से कौन सी मिनरल की कमी से होता है? तो अगर आप इसमें सही ऑप्शन की बात करते हैं, तो जो पिक्का डिजीज लग रही है, पिक्का डिफिशियंसी की वजह से जो चीज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है फॉस्फोरस की कमी से। हमारी बॉडी में जब फॉस्फोरस की कमी होती है तो पिक्का हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की। एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम की। तो जो कैल्शियम होता है, जब इसकी कमी होती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था। कैल्शियम की जब कमी होती है तो क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स के अलावा क्या होता है? मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर होता है। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया नाम की एक बीमारी और भी होता है। अब यहाँ पर ये जो मिल्क फीवर हो रहा है, ये किसको होता है? ये हमारे पशुधन को होता है। किसको? पशुधन को होता है, ज्यादातर गाय और भैंसों को होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि गाय भैंसें दूध देती हैं। दूध के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो दूध में कैल्शियम मिलाते मिलाते इनकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है। इसी वजह से इसको मिल्क फीवर भी कहा जाता है। समझ गए? तो कैल्शियम की कमी पशुओं में होती है, और रिकेट्स वाली जो समस्या होती है ये बच्चों में होती है। इससे हड्डियां क्या होती है? कमजोर हो जाती हैं। और अगर हम बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में यानी कि जो वयस्क होते हैं, जो जवान होते हैं, उनमें रिकेट्स नहीं होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो ये ऑस्टियोमलेशिया किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी अ, हड्डियां होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं, और बोन डेंसिटी हमारी घट जाती है। अगर टूट जाएगा पैर, पैर हाथ, तो जल्दी ज्वाइंट नहीं होगा और बहुत जल्दी टूट भी जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं आयरन। आयरन की जो कमी होती है, तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया, जिसको रक्त अल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रक्त अल्पता इसको कहा जाता है। इसमें खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। और ये समस्या किसको देखने को मिलती है? ये समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है हमारी फीमेल्स में। समझ गए यहाँ तक बात? अगला देख लेते हैं, हमारा मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम की वजह से क्या होता है? मैग्नीशियम की वजह से कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, असर्शन है रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन और रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है साइकोसेल। साइकोसेल जो होता है, जस्ट अ सेकंड, चलो। असर्शन और रीजन बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है साइकोसेल, जिसको क्या कहते हैं? फ्लोरम क्वार्ट कहते हैं। फ्लोरम क्वार्ट जो होता है, यूज इन क्रॉप टू प्रिवेंट लॉजिंग। कह रहा है कि क्लोरम क्वार्ट जो होता है, साइकोसेल जिसको सीसीसी के नाम से जाना जाता है, ये एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि क्रॉप में यूज किया जाता है, जिससे क्रॉप की लॉजिंग नहीं हो। कई बार ऐसा होता है ना कि पौधे गिर जाते हैं, हमारी जो फसलें होती हैं, हमारी फसलें जैसे धान की फसल है, गेहूं की फसल है, वो गिर जाती है। तो ये गिरे ना, इसके लिए साइकोसेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा असर्शन कह रहा है, ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट कह रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो स्टेटमेंट हमारा ये बिल्कुल सही है। जो असर्शन कहा जा रहा है, असर्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दूसरा रीजन इसका बोल रहा है। रीजन कह रहा है साइकोसेल प्रमोट्स एक्सेसिव स्टेम इलॉन्गेशन। तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? अगर आप बताओ, पौधा छोटा रहेगा या पौधा बड़ा रहेगा, दोनों में से गिरने की संभावना किसकी है? स्वाभाविक सी बात है कि अगर धान का पौधा ज्यादा लंबा हो जाएगा तो वो गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि हवा आएगा और इसको गिरा देगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सेसिव स्टेम इलॉन्गेशन, यहाँ पर तो अत्यधिक बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तना अगर ज्यादा बढ़ेगा तो गिरेगा, और यहाँ पर गिरने से रोकने की बात कही जा रही है। तो ये सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा गलत हो जाएगा।
तो जो हमारा असर्शन है ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो ये ऐसा हमको देखने को केवल ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द मेनोमोनिक। यहाँ पर एक मेनोमोनिक दिया गया है। मेनोमोनिक क्या होता है? मेनोमोनिक मतलब इसको याद करने के लिए स्मरण पर आधारित होता है। बोले तो हमको आसानी से याद हो जाए, तो आसानी से याद हो जाए इस वजह से थोड़ा-सा एब्रिविएशन एक ट्रिक बना ली जाती है पहले-पहले वर्ड को मिलाकर। तो इसमें वीआईपी हाल में टीटी कहा जाता है इसको, वीआईपी हाल में टीटी। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें से जो वीआईपी जो ये शब्द है, इसमें वीआईपी शब्द के कौन-कौन से एब्रिविएशन हो सकते हैं? वीआईपी, 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 ध्यान से समझ लेते हैं। वेलानिन, आयरन, प्रोलाइन, ये तो होगा नहीं क्योंकि आयरन आ गया, आयरन हमारा एमिनो एसिड होता नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं वेलानिन, आयोडीन, तो आयोडीन भी हमारा अमीनो एसिड नहीं होता है। फिर आयरन आ गया, विटामिन आ गया, पोटेशियम आ गया, ये सभी हमारे अमीनो एसिड नहीं होते हैं। तो हमने केवल इसी से ही काम तमाम कर दिया, केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि आयरन तो हमारा अमीनो एसिड होता नहीं है, वो तो हमारा एक मिनरल है। आयोडीन भी हमारा एक मिनरल है और फिर यहाँ फिर से आयोडीन आ गया, तो ये हमारा गलत हो गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा यही सही हो जाएगा। लेकिन इतने से तो हमको काम करना नहीं है। हम क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में समझाना भी चाहते हैं, तो समझा देते हैं। समझाने में क्या रखा है? समझाने में रखा है बीआईपी, बीआईपी और रखा है क्या? हाल, और इसके अलावा क्या रखा है? एमटीटी रखा है। काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास ये 10 कितना होता है? अगर कोई पूछ ले एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे पास पाए जाते हैं। समझ गए? बात करते हैं एक-एक करके सबका नाम लिख लेते हैं। तो वी फॉर वेलिन, ये तो हमको सीधा-सीधा दिया ही गया है। इसमें कोई बात ही नहीं है ये वाला। आई फॉर क्या है? आई फॉर आइसोल्यूसिन दिया गया है। आइसो आइसोल्यूसिन दिया गया है। और इसके अलावा पी फॉर क्या दिया गया है? फिनाइललानिन, फिनाइललानिन दिया है। ठीक? आगे देखते हैं एच फॉर क्या है? एच फॉर हिस्टिडीन है। एच फॉर क्या होता है? हिस्टिडीन होता है। ए फॉर क्या होता है? आर्जिनिन होता है। क्या होता है? ए फॉर आर्जिनिन होता है। एल फॉर क्या होता है? एल फॉर हमारा लाइसिन होता है। फिर एल फॉर ल्यूसिन होता है। लाइसिन एंड ल्यूसिन। एम फॉर मेथियोनिन होता है। मेथियोनिन। इसके अलावा हम बात करते हैं तो हमारा टी फॉर क्या होता है? टी फॉर ट्रिप्टोफान होता है। ट्रिप्टोफान। और फिर आगे टी फॉर क्या होता है? एक थियोनाइन होता है। क्या होता है? थियोनाइन। THREONINE। यहाँ पर इतने जो हमारे पास हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। ये एसेंशियल क्यों कहलाते हैं? इस वजह से कहलाते हैं, वो चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में भी, और इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब पर एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की सीरीज़ है, उसमें भी पढ़ाया है। वहाँ पर पढ़ के तब यहाँ आया करो, तभी आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17वाँ देखते हैं। 17वाँ क्वेश्चन क्या है? व्हिच ईयर वाज़ डिक्लेयर्ड एज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव का इंटरनेशनल ईयर कौन-सा है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इंटरनेशनल ईयर था, वो कब था? 2012 को कहा जाता है, तो हमारा 2012 जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके अलावा 2012 को कोऑपरेटिव वाला ईयर तो कहा जाता था, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। इसके अलावा एक चीज़ और होती थी, और वो क्या होता था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर इसको और भी कहा जाता है, डेडिकेट किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं हम 2010 को क्या होता है? 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी। आगे बात करते हैं हमारा जो 2011 है। 2011 में क्या होता है?
2011 में हमारा होता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। क्या होता है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। अब 2014 को देख लेते हैं। 2014 को हमारा कुछ नहीं होता है। समझ गए? यहाँ पर भी एक मिस हो गया। आगे देख लेते हैं। रिगार्डिंग फर्टिलाइजर ट्रेड इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत जब फर्टिलाइजर का व्यापार करता है, व्यापार करने का मतलब यहाँ पर भारत आयात ही करता है, क्योंकि भारत फर्टिलाइजर बेचता नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर जो भारत बेचता है, मतलब जो आयात करता है अपने देश में, जो मंगाता है, उसके हिसाब से यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सही है। एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, इंडिया मीट 85% ऑफ इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट थ्रू इंडिजिनस प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि भारत में अगर 100 किलोग्राम यूरिया की जरूरत है, तो उसका 85 किलोग्राम यूरिया जो है भारत का, ये भारत में खुद से प्रोड्यूस कर लिया जाता है। हमको केवल 15 किलोग्राम यूरिया विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, हमारा तीसरा क्या है। फार्मर पे ओनली 15 to 40% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम कोई फर्टिलाइजर खरीदते हैं, तो अगर उस फर्टिलाइजर का एक्चुअल दाम 100 रुपए है, तो किसान को केवल कितना देना पड़ता है? 25 से लेके 40% के आसपास तक ही देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ढेर सारे फर्टिलाइजर जो हैं वो हम विदेशों से मंगाते हैं। मतलब ज़्यादातर हमारा फर्टिलाइजर विदेशों से ही आता है, यूरिया को छोड़ दिया जाए। और ये सभी होते हैं बहुत महँगे। तो किसान अगर इसको डालेगा, तो किसान डालेगा ही नहीं अगर इतना महँगा मिलेगा, क्योंकि किसान का फिर नुकसान होने लगेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी देने के बाद कितना मिल जाता है किसानों को? सब्सिडी देने के बाद किसानों को लगभग 60 से लेके 75% के किसानों को छूट मिल जाती है। एक्चुअल कॉस्ट में इतनी कमी हो जाती है। तो 100 रुपए की जो चीज़ है वो 25 से 40 रुपए के आसपास में मिल जाता है। तो हमारा ये तीसरा स्टेटमेंट जो है, ये भी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की, क्योंकि इसको मैंने छोड़ दिया था तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये तो गलत होगा। इसको समझते हैं। क्या कहा जा रहा है, इंडिया इज लार्जली सेल्फ सफिशिएंट इन फॉस्फोटिक एंड पोटाश फर्टिलाइजर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि के पोटेशियम और पी फॉर फॉस्फोरस, ये दो जो फर्टिलाइजर हैं, उसमें इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉस्फोरस और पोटाश हमको दोनों की दोनों दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गलत है उसको आपको एलिमिनेट कर देना है। तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो बचा हमारा क्या? फर्स्ट और थर्ड बच गया। बोले तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच मेडिसिनल प्लांट इज यूज्ड टू ट्रीट ओबेसिटी एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा गुग्गुल हो जाएगा। ये 3 बार आ चुका है, ये इसी 20 क्वेश्चन में ये तीसरी बार आ रहा है ये गुग्गुल। आगे देखते हैं। मैंने इसको तो बता दिया कि जो गुग्गुल होता है, ये गुग्गुल ओबेसिटी को और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। कोमीफोरिया विगटी इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। अब यहाँ पर और 3 हमको मेडिसिनल प्लांट और देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों को काम देख लेते हैं, किस-किस में काम आता है। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं, इसमें रिड्यूस जो करता है ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर रहा है, इसके अलावा ओबेसिटी को कम कर रहा है। और गुग्गुल एक काम और करता है, और वो काम क्या करता है? ये काम करता है, आर्थराइटिस जो होता है, आर्थराइटिस को भी ये कम करने का काम करता है। आर्थराइटिस जो होता है, जिसको गठिया कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? इसको गठिया बीमारी कहा जाता है। तो ये गठिया बीमारी को भी सही करने का काम करता है। अब यहाँ पर बच क्या रहे हैं? हमारी ये जो तीनों बच रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इसबगोल, जिसको प्लांटगो उबाटा कहते हैं। तो प्लांटगो उबाटा जो होता है, ये कैसा होता है? ये लक्सेटिव होता है। लक्सेटिव। अब लक्सेटिव की अगर हम बात करें, तो लक्सेटिव का क्या मतलब होता है? लक्सेटिव का मतलब होता है रेचक। समझ गए? अगला है हमारा ओपियम पॉपी, जिसको पेपेवर सोमिनिफेरम कहते हैं। इसके अंदर कौन-कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, वो मैंने अभी
क्वेश्चन इसका पूछा था, पेपेवर सोमेनिफेरम में कौन-कौन से केमिकल पाए जाते हैं, मैंने 3 केमिकल का नाम बताया था। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताओ कि कौन-कौन से बताए थे, कुछ याद है कि नहीं, सब भूले जा रहे हो? देखते हैं, ओपियम जो पॉपी है, ये किस चीज़ को सही करने का काम करता है? क्योंकि ये थोड़ा-सा नशीला होता है, अफ़ीम जिसको कहा जाता है, तो ये हमारा क्या करता है, पेन किलर का काम करता है। किसका काम करता है? पेन किलर बनाने में काम करता है। जो दर्दनाशक जो दवाएँ होती हैं, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ओपियम पॉपी का। आगे है हमारा बेलाडोना, जिसको एट्रोफा बेलाडोना कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये होता है हमारा जो न्यूरोलॉजिक जो पेन होता है, न्यूरोलॉजिक पेन का सीधा-सीधा क्या मतलब होता है? हमारी जो दिमाग से संबंधित जो बीमारी, न्यूरॉन से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, जो दर्द होते हैं, उनको सही करने का काम ये हमारा बेलाडोना करता है। आगे देखते हैं हमारा 20वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है? 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ व्हिच बायोलॉजिकल कंपोनेंट? कहा जा रहा है कि फोलिक एसिड जो होता है, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को मैच्योर करने में, यानी कि फोलिक एसिड के कंजम्पशन से हमारा व्हाइट ब्लड सेल सही होता है, रेड ब्लड कार्पसल सही होता है, आरबीसी बढ़ता है या प्लेटलेट बढ़ता है या फिर बोन मैरो बढ़ता है। यहाँ पर ये 4 चीज़ें कही जा रही हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जब किसी को आयरन की कमी होती है तो उसको कौन-सी बीमारी हो जाती है? उसको एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? उसको एनीमिया हो जाता है, और जब एनीमिया होता है तो उसको आयरन की गोली देते हैं, और जो आयरन की गोली दी जाती है वही हमारा है फोलिक एसिड। तो जब किसी को एनीमिया होता है तो आपने देखा होगा कि उसके हाथ-वाथ सब पीले पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? पीले पड़ जाते हैं। पीले जॉन्डिस की बीमारी की वजह से भी होता है, नहीं तो आप सोच लो कि खून की कमी ये फोलिक एसिड केवल है। वो तो जॉन्डिस में भी पीले पड़ते हैं। आप ऐसा समझो कि थोड़ा-सा हाथ जो है सफ़ेद-सा पड़ जाता है। हाथ में, नाखूनों में, आँख के नीचे जो लाल होता है, वो सभी चीज़ें वहाँ जहाँ लाल होना चाहिए, वहाँ धीरे-धीरे सफ़ेद होने लगता है। खून की कमी इसको कहा जाता है। तो ये जब हम फोलिक एसिड कंज़्यूम करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी जो है इनको बढ़ाता है। आरबीसी जल्दी-जल्दी मैच्योर होने लगते हैं, जल्दी बढ़ता है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मोटिवेशन बहुत मिलता है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मेरे केवल 20% जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ही केवल सब्सक्राइब कर रखा है। मेरे चैनल पे जो वॉच टाइम और जो व्यूज़ आते हैं, वो केवल 20% सब्सक्राइबर से आते हैं। बाकी 80% तो नॉन सब्सक्राइबर वाले हैं। तो ऐसा नहीं करो यार, वीडियो देख रहे हो, इतना मेहनत से मैं बना रहा हूँ वीडियो, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ, तो इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। बाकी अगर दोस्तों के साथ शेयर कर दो तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार इधर-उधर भटकने से अच्छा, अगर अच्छे से तैयारी आप करना चाहते हो तो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स ज़रूर परचेज़ करो। मात्र ₹1000 मैंने वहाँ पर पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है। कहीं आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ाया भी गया है, बाद में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, और इस तरीके से कोई भी और जो समस्या होती है, उसका भी यहाँ पर मैं समाधान करने का प्रयास करता रहता हूँ। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप का हमारा जो नंबर है वो क्या है? 9792 77 17 93 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से संबंधित जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।